वेलकम विपिन सेना श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप एयरफोर्स के सेट को बना रहे हो, मेरे साथ आप मस्त होकर स्वस्थ होकर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। 11 सेट को बनाने के लिए मेरे साथ जीत जाओगे। देर है अंधेर नहीं। जीतने के लिए बस सेकंड का 1000वां हिस्सा चाहिए, उतना ही में जीत जाता है। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। किसी भी कोई भी अगर आप किसी भी खिलाड़ी हो या कोई भी काम जो करता हो, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। मैं इतना बोल पाता हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अगर सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलता था तो क्या वे प्रैक्टिस के बिना, या वही फिर 4 बजे उठकर मैदान में जाकर और तब वह मैदान में असली हीरो की तरह खेलता था। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि बिना प्रैक्टिस का होगा। और ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं पूरे यूट्यूब पर। इस तरह से सेट का प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जरूर इसे शेयर करें। अधिक से अधिक लड़के इसका फायदा उठा लें। 50 सेट मैंने बोला है। बहुत सारे लोग डाउट में है, सर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। 100% 4 बजे का मेरा टाइम एयरफोर्स के लिए फिक्स है, तो आप उसे देखना ना भूलें। शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। किसी भी चीज की जरूरत है, जैसे किसी नवीन ने हमें लिखा नीड के बाद सर नीडेड होना चाहिए, मैंने उसके कमेंट में लिखा कि देखो नीड एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो नीडेड नहीं होगा, विल का कभी विल्ड दोगे। तो उसी तरह से आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूं और मैं उस पर जवाब देता हूं। कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अभी इसका फायदा उठाएं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका शुरुआत होने वाला है। तैयार है सब लोग? चलो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन। एयरफोर्स 12वां सेट है और हमारे पास कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग नाउन, यानी अब हमें जो पढ़ना है अभी वह पढ़ना है झुंड को। किसको पढ़ना है? कलेक्शन का मतलब झुंड। तो अभी हमारे पास है ए हीप ऑफ, यानी अगर किसके झुंड को हम हीप बोलेंगे तो बनेगा किताबों के झुंड को हीप बोलते हैं। क्या भाई? अगर ए हीप ऑफ क्या लगेगा? बुक्स, यानी जो किताब का जहां रहता है वो पूरा जो अलमीरा में भरा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे हीप। ढेर कहो इसको आप पूरा तहखाना में भर दो और बोलो क्या लगेगा, तो किताबों का झुंड क्या कहलाया? हीप कहलाया। अब सेकंड नंबर है आपका, जिसका नाम है आपका आगे है डस्ट। तो जहां भी बालू रहेगा, जहां भी धूली रहेगा, तो बनेगा ए डस्ट ऑफ, सॉरी डस्ट नहीं, ए पाइल ऑफ, ए पाइल ऑफ डस्ट या सैंड। लिखते जाओगे ए पाइल ऑफ डस्ट या सैंड, यानी ढेर, बालू के ढेर। डस्ट का मतलब क्या हुआ? धूल। डस्ट का मतलब हो गया धूल। ये दोनों के ढेर को हम लोग बोलोगे पाइल। फिर अगर हमारा पिग्स है तो हम लोग कहते हैं ए लिटर ऑफ पिग्स, यानी उसके झुंड को क्या बोलेगा? तो लीटर बोलेगा। पिग्स का मतलब सुअर, सुअरों के झुंड को क्या बोलोगे? लीटर बोलोगे। और आपके पास लास्ट था कीज, यानी ए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा बोलते हैं। तो आपका उत्तर बन गया ए हीप ऑफ बुक्स, यहां हुआ, यानी उत्तर नंबर बन गया ए। क्या बना? ए हीप्स ऑफ बुक्स। ठीक है ना? तो आप 11वें सेट को दोबारा जाकर बनाइए। सारे लोग हमसे जुड़े हैं तो आप उसका फायदा भी उठाएं। केवल खुश ना हो कि बहुत अच्छा चीज है,
आप जब सफल हो जाओगे तो मेरी सफलता उसमें ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए, आइडेंटिफाई द सेकेंड है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही लिखा हुआ वर्ड को देखना है। सही लिखे हुए वर्ड को देखोगे, उत्तर होगा नंबर 2, ACCOMMODATION, ACCOMMODATION। अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, रहने का जगह, निवास या रहने का जगह। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। मजा आ रहा है ना, खूब चीज सीख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए, क्या लिखा हुआ है देखो, नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम। अब तो तुम लोग 11 सेट बनाते बनाते अभ्यस्त हो गया हो कि क्या आने वाला है क्वेश्चन। तो आपके पास है कॉपियस, कॉपियस का मतलब ज्यादा, अधिक। बोलो, अब तो हिंदी लिख दिया, उत्तर लिखो, फास्ट लिखिए उत्तर। उत्तर होगा एबंडेंट। क्या होगा जी? एबंडेंट। सेकेंड नंबर क्या है? इंजॉयबल। इंजॉयबल माने आनंद योग्य। इंजॉयबल का मतलब क्या हुआ? आनंद योग्य। हाँ, और कैपेबल, योग्य। और कॉपीएबल, कॉपी करना, नकल, नकल योग्य, नकल योग्य। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा 3 का उत्तर बन गया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या आने वाला है बताओ? एंटोनिम आएगा। तैयार हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 सिनोनिम खत्म, एंटोनिम आ गया। बोलो जी। क्वाल्म का मतलब होता है अशांति। आप कोई ज्यादा खाना खा लिया तो उसको उल्टी होता है, उसी को कहते हैं उकाई आना। तो जब उकाई आना कहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी आदमी अगर उकाई आना बोलता है, इसका मतलब उसका मन अशांत है। तो अशांत का उल्टा कौन सा होगा? 4 नंबर होगा पीस। पीस का मतलब क्या हुआ भाई? शांत हुआ। पहला शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा। हाँ, गुस्सा वाला। शॉर्ट टेम्पर्ड वाला मतलब क्या हुआ? गुस्सा वाला। सैड माने दुखी, और फॉली का मतलब हुआ मूर्ख। बन गया? तो हमारे पास 4 का उत्तर बन गया 4 नंबर। अशांति का उल्टा शांत हो गया। बड़े 5 नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, देखो ध्यान से। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5वां है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चूज द करेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग स्टेम। देखो यार क्या है, 10 सेकेंड हो गया। कस्टम ऑफ मेनी हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियों को रखने का रिवाज। क्या हुआ? बहुत सारे, सारी कहो भाई, पत्नियों का को रखने का रिवाज। माने जिसके पास एक नहीं, एक पत्नी है, क्या बनेगा? पॉलीगैमी। क्या बनेगा जी? पॉलीगैमी। और बाईगैमी का मतलब 2 विवाह,
बाई मतलब दो होता है, दो विवाह। मोनोगैमी एक विवाह। और मैट्रिमोनी ये तो प्रचार हो गया, विवाह का प्रचार, विवाह करने के लिए प्रचार। विवाह क्या बोलोगे भाई, प्रचार। अरे जो पेपर में निकलता है ना, पेपर में निकलता है ना विवाह का, मैट्रिमोनी, लड़का का कमाई 6 अंकों में 5 अंकों में, अपने रहेगा 40 साल का, कहेगा लड़की चाहिए 21 साल की, बहुत सारा शर्त रहता है, गोरी होनी चाहिए, तुम्हारे सिलाई कढ़ाई में बढ़िया होना चाहिए, और कोई नहीं सिलती करती है। ये सब कहने की बात होती है। अगर लड़का में दम है तो लड़की काहे चुनेगी जी, तुम खुद चुनवाओ अपने आप को। तो क्या है, ये तो कभी सोचना ही नहीं पॉलीगैमी। एक शादी में एक छुरी से काम चल जाता है जिंदगी भर, 2 शादी मतलब 2-2 छुरी मिलते रहेगा। इसका मतलब सोचो कि जीवन लाइफ का लाइफ्स बनता है और नाइफ का नाइफ्स बनता है, वैसे ही बन जाता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में जिससे शादी करो, उसी से प्यार करो, वही आपके लिए सब कुछ है। वो दिन और रात आपके लिए ही सोचती है, या ऐसा लगता है कि ऐसा वो नहीं सोचती, लेकिन वह एक अगर माँ को लेकर चलोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि माँ क्या होती है। वह भी किसी की पत्नी है, इसका मतलब वह पूरे परिवार को हमेशा उसकी संपन्नता, उसकी सुख को चाहती है। और उसलिए कभी कभी देखते होगे कि आज सोमवारी की है तो कल मंगलवारी भी कर ली है। इसलिए एक विवाह सर्वोच्चता को दर्शाता है, और हम समझते हैं हमारे देखने वाले जो स्टूडेंट है इधर और उधर ध्यान न भटकाएंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ये क्वेश्चन है जंबल सेंटेंस। तो जंबल बनाना है, जैसा आप जंबल बनाकर देखिए क्या क्या बनेगा। जंबल बनाओ। was addressing the faculty in college auditorium, ऑडिटोरियम जहां पर दर्शक बैठते हैं, a guest speaker and the students। जरा 2 मिनट अपना अपना देखो। चलो, तो सबसे पहले क्या है कि एक वर्ब चुनना है। वर्ब कौन सा है, was addressing, यानी कोई भाषण कर रहा था। कौन भाषण कर रहा था जी, ए स्पीकर, अ गेस्ट स्पीकर बोल रहा था। एड्रेस का मतलब भाषण देना, यानी इसका मतलब ए गेस्ट स्पीकर से शुरू होगा। तो एक गेस्ट स्पीकर कहां है, 3 नंबर में, यानी हमारा उत्तर कहां बना, 3 नंबर से उत्तर होगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ए गेस्ट स्पीकर वाज एड्रेसिंग, वाज एड्रेसिंग वो भाषण कर रहे थे, द फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब टीचर, जो पढ़ाने वाले हैं। ये आपके पास हो गया, कितना नंबर हो गया, 1 नंबर। फैकल्टी को कह रहे थे एंड द स्टूडेंट्स, यानी 4 नंबर होगा, एंड द स्टूडेंट्स, यानी ये आपका कितना नंबर हो गया, 4 नंबर हुआ। एंड द स्टूडेंट्स कहां कह रहे थे, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। कहां कह रहे थे, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। ये आपका हो गया कितना नंबर, तो आपका हो गया 2 नंबर। तो पूरा का पूरा लिखा गया, अ गेस्ट स्पीकर वाज एड्रेसिंग द फैकल्टी। एक बाहर से आया हुआ वक्ता वो एड्रेस कर रहा था, बोल रहे थे फैकल्टी यानी वहां के टीचर को, एंड द स्टूडेंट्स और वहां के छात्रों को, कहां, इन द कॉलेज ऑडिटोरियम, यानी कॉलेज के ऑडिटोरियम में वे अपना भाषण दे रहे थे। उत्तर नंबर 3 होगा। ईमानदारी से
पूरे सेट को बना जाओ, ये धीरे धीरे आपका बढ़िया होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ड आपके सामने है, हड़बड़ा कर उत्तर नहीं देना, सोचना समझना, फिर मुझे व्याख्या करने देना। द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। चीटिंग का मतलब नकल, चीटिंग कर रहा था, यहां पर चीटिंग का मतलब क्या हुआ? नकल। वह नकल कर रहा था मैट्रिक में, किताब खोलकर पर्ची छोटका देखकर, तो उसे क्या किया गया? उसे क्या किया गया? अब देखिए ये कुछ कुछ वर्ड है। कंडेम्ड का मतलब दोषारोपण कर दिया गया, दोषारोपण किया गया। ये मेरे को और आपको इसकी अधिकार नहीं दिया गया कि आप उसको दोषारोपित घोषित कर देंगे। यह कौन करेगा? कोर्ट के द्वारा। ठीक है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब हुआ दोषी घोषित कर देना, यानी वह दोषी हो गया। जब दोषी हो गया तो ये कौन करेगा? हम और आप दोषी उसको घोषित कर दोगे? नहीं, यानी यह भी क्या करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है ना? कौन करेगा जी? कोर्ट करेगा। तब क्या है? एक वर्ड है पनिश, सजा दे देना। तो सजा दे देना कौन देगा? सजा हमारे और आपके पास यह अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में, इसलिए यह कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट का मतलब न्यायालय। लेकिन चार्ज, चार्ज का मतलब होता है दोष लगाना। कोई भी लगा सकता है। बड़ा ध्यान से देखना, ये जो एक्यूज्ड है, कंडेम्ड है, पनिश्ड है, ये तीनों का तीनों कोर्ट करेगा। और ये जो है यह कोई भी करेगा। मैं भी चार्ज तुम लोग को करता हूं, सही समय पर नहीं आते हो, ये चार्ज हो गया। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है ऊपर में? अगर मैं ध्यान से देखता हूं इस क्वेश्चन की ओर, तो तुम लोग उत्तर इसका मार देते हो हमेशा पनिश्ड। कभी कोई एक्यूज्ड बना देता है? नहीं। अब इसका उत्तर क्या बनेगा? चार्ज। क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज का मतलब दोष लगाना, कोई भी लगा सकता है, लेकिन बाकी तीनों का मतलब हो गया यह हमेशा न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसलिए हमारा उत्तर बनेगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, फिल इन द ब्लैंक। टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। दिस टेलीफोन नंबर, यह जो टेलीफोन नंबर है, डैश एग्जिस्टेड। एग्जिस्ट का मतलब मौजूद नहीं होना। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? मौजूद नहीं, मौजूद होना। और नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? नहीं मौजूद है। नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब मौजूद नहीं है। अगर हम केवल एग्जिस्ट कहेंगे मतलब मौजूद है। तो कभी कभी तुम अपने फोन से नंबर लगाते हो, क्या होता है? 10 के बदले 9 नंबर लगा देते हो, तो उसमें एक टोन आता है, कान में सुनना, यह नंबर मौजूद नहीं है, रउआ नंबर मौजूद नइखे बा। मान लिया भोजपुरियों में आज कर देता है, तो उसका इंग्लिश भी थोड़ा रुकोगे तो आ जाएगा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यह नंबर मौजूद नहीं है। तो उत्तर बनेगा इसका 3 नंबर। क्या बनेगा जी? 3 नंबर।
जब आएगा तो इसका उत्तर बनेगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। तो रउआ सब समझ गई नहीं? ऐसे में भोजपुरी तो मेरा है नहीं, लेकिन कभी कभी क्लास में बहुत सारे हमारे पास लड़के रहते हैं, उनके बोलते बोलते हम भी कभी कभी शौक में बोल लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है भोजपुरी। दरभंगा का भाषा है, बहुत बढ़िया है, सब चीज में छिए लगा देता है। चलो भाई, भाषा पर क्या बात करना है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक है, जो हमारे किस पर आधारित है आप समझ रहे हो? यह आधारित है आपका आर्टिकल पर। बनाइए, 10 सेकेंड में आपको दिया, ध्यान से जरा 10 सेकेंड दिया, बनाइए। चलिए, एवरी वर्क विच इज डन डैश इज नॉट वेल डन। जल्दीबाजी में कोई भी काम करोगे वह अच्छा नहीं होगा। अब तुम लोग को क्वेश्चन आया, जो मर्जी 1 का 2, 2 का 2, 3 का 2 इस तरह से दे देते हो, फिर डिलीट कर देते हो। नहीं, रुक कर, तो कभी भी इन द हरी नहीं हो सकता। इन एन हरी ये तो खैर होगा ही नहीं, और इन हरी होता नहीं। जब भी होगा तो इन ए हरी, यानी ए लगकर ही आएगा, बिना ए लगे वो आएगा ही नहीं। जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में अर्थ क्या हुआ? इने हरी का मतलब हुआ जल्दीबाजी में। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये रहा आपका 9 नंबर का उत्तर हुआ हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर 2 नंबर। इन ए हरी। जैसे एक और आता है, इन अ नट सेल। खूब आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है, इन ए नट सेल, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप में। क्या होता है? संक्षिप्त रूप में, है ना? टेल ए लाई, टेल अ लाई, झूठ बोलना। मतलब बिना ए का आएगा ही आएगा नहीं, ए आना ही आना है। तो ये सब आपका एक फ्रेज है जिसमें आर्टिकल लगकर आना चाहिए। ये सब 3 आपका मैंने अभी दिया। इन अ हरी का मतलब जल्दीबाजी में, इन अ नटसेल का मतलब संक्षिप्त रूप में, और टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। फास्ट देखिए, 10 सेकंड में दिया आपको बनाने के लिए। दस सेकंड दिया। अगर आप लोग प्रीपोजिशन का क्लास नहीं कर रहे हैं तो अवश्य 11 बजे करें, क्योंकि वह आपके लिए रामबाण होगा। तो यहां पर लगता है एटॉन के बाद एट। क्या बना? एटॉन एट। इसका मतलब होता है दुख करना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। और मिसडीड का मतलब होता है दुर्व्यवहार, असभ्यता। कहता है कि वी विल हैव टू एटॉन एट आवर मिसडीड। किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार अगर हम करते हैं तो हमें उस पर दुख जताना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारे पास एटॉन एट का मतलब दुख करना या प्रायश्चित करना। ये आपके पास रहा। उत्तर नंबर इसका कौन सा होगा? 1 नंबर। ठीक है ना? क्या हुआ? एटॉन एट का मतलब प्रायश्चित करना, मिसडीड का मतलब दुर्व्यवहार करना। ये सब वर्ड आपके एंटोनिम सिनोनिम में भी आता है, इसलिए वर्ड पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 11 नंबर की ओर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
चूज का नाउन फॉर्म बनाना है और ऑप्शन 4 आपका यहां पर है। द नाउन फॉर्म ऑफ चूज इज क्या? जल्दी लिखो उत्तर। चॉइस। क्या बनेगा? चूज का बनेगा चॉइस। चूज का बना चॉइस। चूज हो गया वर्ब, चुनना, और ये हो गया नाउन। ये एक क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत सारे चीजों को मैं अब तक 11 तो बता चुका ना, ये 12वां है, तो आपके पास सब वर्ड आपके पास आ जाएगा। मजाक कर रहे हो ना? आगे 12वां नंबर क्वेश्चन आने वाला है। चलें देखें क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन। आइए, ये रहा इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज, देखो क्या क्या होगा। कभी यहां पर डिग्री आता है, कभी इडियम एंड फ्रेज आता है। बोलो बोलो, फास्ट बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो उत्तर। कहता ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन यूट्यूब पर विपिन सिन्हा के लेक्चर आते रहते हैं, तो हिंदी बता दिया। ऑफ एंड ऑन विपिन सिन्हा के लेक्चर यूट्यूब पर आते रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्रायः, अक्सर। तो इसमें से कौन सा होगा? 2 नंबर होगा, 2 नंबर होगा। ऑफन यानी अक्सर का वर्ड कौन सा है? 2 नंबर ऑफन। ठीक है ना? तो ये 12 का उत्तर हुआ 2 नंबर। फ्रेज भी याद कर लेना। मैं आपके पास हजारों एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और ये आपका इडियम फ्रेज का पीडीएफ फाइल मैं लिंक में डाल दूंगा। आप उसको निकाल कर रोजाना पढ़ सकते हैं हिंदी के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। चलो जी, हीरो लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताओ उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर लिखिए जल्दी से। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो वर्ब हमारा पहले वाले नाउन के अनुसार। क्या लिखा? ये हो गया N1, ये हो गया P1, ये हो गया N2, P2, N3। यानी बहुत सारे नाउन, बहुत सारे प्रीपोजिशन अगर एक साथ जुड़े हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वह पहले वाले नाउन के अनुसार। यानी ये किसके अनुसार? तो N1 के अनुसार। अगर मेरे पास यहां पर नॉलेज जो लिखा हुआ है, तो नॉलेज ऑफ, ये देखो N1 हो गया, ये आपका P1 हो गया। अब इसके बाद हमारा वर्ब आ गया R, तो R के बदले होगा इज, यानी इस नॉलेज के लिए वर्ब होगा इज। यानी ये नॉलेज आपका वर्ब लिया 3 नंबर में, इस R के बदले इज होगा। बात समझा? जैसा पहला नाउन वैसा ही आपका वर्ब होगा। अगर पहला नाउन मेरा सिंगुलर है नॉलेज, तो हमारा वर्ब हो गया सिंगुलर। मान लिया जाए कि यहां पर हमारा सेंटेंस में अगर मैं कहता हूं द चिल्ड्रेन ऑफ राम इन इंडिया इज डूइंग वेल। हाँ, तो आप बताएं इज डूइंग वेल, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब चिल्ड्रेन आ गया तो चिल्ड्रेन तो प्लूरल है, तो इस प्लूरल के लिए हमारे पास ये इज ना होकर क्या बनेगा? आर बनेगा। इज ना होकर क्या बनेगा? आर बनेगा। तो अब इससे आसान क्या बताएं? अब आपके पास क्वेश्चन में आपके पास आते हैं, तो हमारा उत्तर बन गया नॉलेज के लिए हमारा जो वर्ब बना ये इज बना। उत्तर नंबर हो गया आपका 3 नंबर, यानी 13 का उत्तर 3 नंबर। 14 में चले, क्वेश्चन नंबर 14। आइए,
बोलो जी, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो आपके सामने अगर कोई नए लड़के हैं तो उनके लिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा चीजों को मैं लिख लूं। देखो, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस वर्ब सिंगुलर। ये देखो फिर से N1 यहां पर आ गया। N1 के लिए हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इतना ही नहीं सीखो, ये भी सीख लो कि प्लूरल प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। तो जब ये प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वन ऑफ के बाद हमेशा अस आएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा यू आएगा और वन ऑफ के बाद हमेशा देम आएगा। ये भी ध्यान देना। अगर मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉयज डैश डन वेल, तो अब यहां पर वन ऑफ अस डन वेल है, तो यहां पर बोलो हैज होगा कि हैव होगा? बोलिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? हैज बन जाएगा। अच्छा, एक कॉमन ईयर है, मैं कहता हूं वन ऑफ मी हैज डन वेल, क्या सही है? वन ऑफ मी हैज डन वेल। मी का मतलब मैं का मतलब तो सिंगल हुआ, इसलिए यहां पर ये मी का प्रयोग गलत है। यहां पर क्या बनेगा? अस बनेगा। ये सब भी कॉमन ईयर में आ जाएगा। उसी तरह से अगर वन ऑफ हिम कहोगे हैज डन वेल, बोलिए क्या बनेगा? वन ऑफ हिम होगा। हिम का प्लूरल क्या होता है? ही का दे, तो हिम का देम, यानी ये हिम बदल गया और यहां पर उत्तर हो गया देम। तो दोनों चीजों को ध्यान देना। मैं बार बार इसलिए यूज करता हूं कि कभी कभी माइंड से ओझल हो जाता है, वह दोबारा आपके मस्तिष्क में आ जाए। ठीक है ना? मैं हड़बड़ाता नहीं हूं। यह नहीं कि कुछ लोग जानते हैं उसी के लिए उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं। बहुत लोग टीचर को कैप्चर कर लेता है, वो जैसा बोल दिया टीचर उसी के अनुसार आगे बढ़ गया, और तब तक कुछ लोग अभी तक सोचे ही नहीं, बनाए ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। तो मैं सबके लिए हूं और सभी के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो अब बोलो आपका उत्तर क्या बना? क्वेश्चन नंबर ये आपका बना 14 का उत्तर। बोलो क्या बना? तो वन के लिए, वन आपके बाद देखो ये प्लूरल आपके पास आ गया, ये सही है, लेकिन वन के लिए आर के बदले होगा इज, यानी उत्तर नंबर हो गया 2 नंबर। बन गया ना? कितना हुआ? वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, ये हमारा हुआ उत्तर नंबर 14 का 2 नंबर। चले 15 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिए, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, ध्यान से बनाइए। नए लोग घबराना नहीं, मैं सबके साथ हूं। और जिसको भी कोई भी वीडियो देखना हो तो हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना है। अगर आपको चाहिए नाउन का, तो नाउन के कितने लेक्चर है उसमें दिखा हुआ है। अगर तुम्हें चाहिए एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का लिखा हुआ है। अगर कुछ मोटिवेशनल जानना है वह लिखा हुआ है। अगर CHSL का सीखना है 30 सेट का वीडियो बना हुआ है। अगर आपके पास एयरफोर्स का है, अगर आपके पास प्रीपोजिशन का है, अगर आपके पास सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, सब का वीडियो है। उसे आप लोग देखें और 100% इसका फायदा उठाएं। क्या है? हेवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। याद रखना, जितना रोकने वाला शब्द है प्लस फ्रॉम लगेगा, और फ्रॉम के बाद क्या होगा? वर्ब नंबर 4 लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं जीरंड। जीरंड का मतलब नाउन होता है। अब रोकने वाला वर्ड क्या है? प्रिवेंट, प्रोहिबिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या लगा? प्लस फ्रॉम लगा और प्लस वर्ब नंबर 4 लगा। तो अगर मैं उत्तर में जाऊंगा तो हमारे पास उत्तर बन गया
प्रिवेंटेड अस टू गो। अब ये तो टू गो का मतलब तो आपका हो गया इंफिनिटिव और हमें देना है फ्रॉम, तो प्रिवेंटेड के बाद ये चला गया खत्म हो और इसके बाद लगा फ्रॉम गोइंग। ठीक है ना, तो प्रिवेंटेड के लिए हमारा हो गया फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग, यानी उत्तर बन गया हमारा ये देखो प्रिवेंटेड अस टू गो, यानी 3 नंबर। ये आपका टू गो नहीं होगा, इस टू गो के बदले होगा फ्रॉम गोइंग। सारे लोग से अब बनने लगा है, 50 सेट जाते जाते 150 रूल आपके पास आ जाएगा। मजाक नहीं है, केवल उसको रखना है। थोड़ा सा पहले से जाओ ना। अरे मैं शेयर करने के लिए तो इसलिए कहता हूं कि आपके कारण आपके जो बहुत सारे फ्रेंड हैं या फ्रेंड नहीं भी हैं, उन्हें ये सेट बनाते बनाते एयरफोर्स की नौकरी हो जाएगा। जो इंग्लिश में फेल करते हो, मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं कि आप फेल नहीं करोगे। आप नंबर लेकर आओगे और जीत जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बन गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है जी? ईडियम एंड सॉरी, ये क्या है? नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से बनाइए उसको। चलिए बनाइए भाई। देखो 10 सेकंड में दिया आपको, 10 सेकंड दिया। मोहन सेड 2 and 2 make 4। ये क्या है? ये 2 and 2 make 4, ये तो आपका एक क्या हो गया? टाइम मेंटेनेंस याद है ना? जब एक समान संख्या आता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी एक ट्रूथ हो गया, फैक्ट हो गया, और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी ये मेक का हमेशा मेक में ही रहेगा, ये नहीं बदल सकता। तो अब यहां पर देखो 2 and 2 हैज आ गया, ये तो नहीं होगा। मेड आ गया, नहीं होगा। वेयर आ गया, नहीं होगा। बचा क्या? 3 नंबर। 10 सेकेंड में तुम लोग का नजर भी गया होगा। क्या बोले? 2 and 2 make 4 अगर बनना चाहिए तो मेड बनना चाहिए था, लेकिन ये फैक्ट है और फैक्ट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, है ना। फैक्ट का प्रयोग कहां करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। यानी इसका अगर नरेशन खोजेंगे तो ही सेड दैट द सन राइजेज, V5 ज्यों का त्यों रहेगा, भले इधर पास्ट है ना, इन द ईस्ट। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट पर आधारित वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ, इसका उत्तर आपने बनाया क्या? देखो ये 3 नंबर होगा। मोहन सेड दैट 2 and 2 मेक, यहां पर ये प्रेजेंट हो गया ना, ये नहीं बदला, तथ्य है, फैक्ट है, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आइए। 17 नंबर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है।
पैसिव वॉइस बनाना है जी। द कैट इज रनिंग, इज रनिंग, तो जब इज रनिंग है इसका मतलब इज बीइंग रन क्या बनेगा, इज प्लस V4 का बनेगा इज आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब नंबर 3, यानी इज आर के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो पहला में देखते हैं, ये देखो वाज आ गया, ये तो होगा नहीं। सेकेंड नंबर में इज बीइंग है, द रैट इज बीइंग रन, रन V3 हो गया, रन रैन रन, क्या बनता है रन V1 V2 रैन और V3 रन, ठीक है ना। तो रन हो गया, ये तो बन सकता है। द रैट इज रन, ये बनेगा नहीं। द कैट इज रन, देखो कैट और कैट आ गया, ये कभी नहीं होगा, इसलिए उत्तर मेरा क्या होगा नंबर 2, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाता है, इसलिए यहां पर मेरा उत्तर बन गया क्या भाई, द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा सूत्र है, वॉइस से क्लास में और भी चीज देख लोगे। क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन किस पर आधारित होगा, पैसेज पर। थोड़ा बढ़िया से ध्यान से पैसेज के चीजों को खूब बढ़िया से सीखना। आगे है आपका पैसेज, देखिए पैसेज है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लें, हाँ, ताकि आपको अच्छा से दिखाई पड़े। पैसेज को छोटा सा इधर हम लोग को करना है, ताकि ज्यादा फटे नहीं तो लोग उसको देख सके। ये रहा, छोटा सा काम कर लीजिए तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे लिए भी बताना आसान हो जाएगा। ये तो हिंदी है, ये तो आप लोग चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं पैसेज में और अब सीखते हैं पैसेज। कहता है एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज, वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। आपको याद होगा, मैंने आप लोग को बता चुका हूं मैं कि आपका सारा वर्ड हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। At the end of his first voyage, सिंदबाद decided to settle down at बगदाद। अपनी पहली यात्रा, समुद्री यात्रा के बाद सिंदबाद ने निर्णय लिया to settle down at बगदाद, बगदाद में जाकर घर बसाने का सोचा। And spend the rest of his life there, और ये सोचा कि अब जो बाकी बचा हुआ मेरा जिंदगी है वो मैं अपने व्यवस्थित जीवन की तरह कहां बिताऊं, बगदाद में बिताऊं, ठीक। बट सून ही टायर्ड, वह जल्दी थक गया। टायर का मतलब थक जाना। ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ, इस प्रकार के जीवन से वह जल्दी थक गया। ही डिसलाइक्ड, वह नापसंद करता था। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। वह नापसंद करता था लेजीनेस, आलस। लेजीनेस का मतलब क्या हुआ, आलस। एंड विश्ड टू बी डूइंग समथिंग ऑलवेज, और विश करता था, इच्छा करता था कि वह कुछ न कुछ चीज को हमेशा करते रहे। यानी सिंदबाद नामक का एक आदमी था जो पहली समुद्री यात्रा के बाद
वह अब घर बसाने का सोचा और बगदाद में जाकर वह बस गया। और जब बसा, लेकिन जल्दी ही वह उस लाइफ से उब गया, क्योंकि वह आलस भरा जिंदगी था और उस लेजीनेस को सिंदबाद हमेशा डिसलाइक करता था। सो ही ज्वाइंड विद सेवरल अदर फ्रेंडली मर्चेंट्स, इसीलिए वह फिर से शामिल हुआ अपने अन्य व्यापारिक मित्रों के साथ। एंड वेंट टू सी, सी माने समुद्र हुआ, सी का मतलब क्या हुआ? समुद्र। और वह फिर से समुद्र में चला गया सेकेंड टाइम, दूसरी बार चला गया। दे सेट सेल इन अ गुड शिप, सेट सेल का मतलब नाव चलाते हुए जाना। वह नाव को चलाते हुए आगे बढ़ते गए। एंड सून रिच्ड, और जल्दी ही पहुंच गए। रिच्ड का मतलब पहुंच गए। एन आइलैंड, आइलैंड का मतलब था द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या बनता है? इसका मतलब हुआ द्वीप समूह। वर्ड लिखा हुआ है नीचे, कंप्लीटली कवर्ड विथ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। ये जो आपका आइलैंड पहुंचा वह पूरी तरह से ढका हुआ था। किससे? तो मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज, वृक्ष से ढका हुआ था। और वह वृक्ष कैसा था? तो फल उसमें पूरा लदा हुआ था, यानी फलों से भरे हुए वृक्ष वाले जगह पर, आइलैंड पर वह रुक गया। वाइल द अदर मर्चेंट्स, जब उनके दूसरे व्यापारिक साथी वेयर एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का मतलब आनंद लेना, मजा लेना। जब उनके दूसरे व्यापारी मित्र एम्यूज कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, देमसेल्व्स इन वेरियस वेज, कई तरीके से अपना अपना आनंद कर रहे थे। पहुंच गए वहां तो कोई ताश खेल रहे हैं, तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो कोई कबड्डी खेल रहा है, या कुछ और भी काम कर रहा है। यानी किसी ना किसी तरीके से उनके अन्य व्यापारिक मित्र अपने आनंद को बढ़ा रहे थे। ठीक, आगे कहता है सिंदबाद सैट डाउन, लेकिन सिंदबाद क्या हुआ? बैठ गया। सिंदबाद बैठ गया। अंडर अ ट्री, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। नियर ए स्मॉल रिवर, कहां? तो एक रिवर था छोटा, उसी के पास वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। टू टेक हिज फूड, ये तो भूखड़ आदमी था, पत्नी बनाकर दे दी थी खाना, उसको रहा ही नहीं गया और उसको खोला और खाने लगा। जैसे वह भात खाया, ही मेड अ गुड मील, खूब छक्कर भोजन किया, वह जमकर भोजन किया। कैसे किया? गुड मील, खूब बढ़िया से भोजन किया, जितना था सब खा गया। एंड आफ्टरवर्ड्स, और जब वो भात खा लिया, चावल खा लिया, तो निश्चित तौर पर उसके बाद फेल अस्लीप। फेल अस्लीप का मतलब सो गया, अस्लीप का मतलब होता है इन स्लीप, तो फेल इन स्लीप का मतलब ए स्लीप हुआ, यानी वह पूरी तरह सो गया। ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ट, और वह नहीं जान पाया कि वह कितना देर सोया रहा। वह नहीं जान पाया कि वह कितना देर सोया रहा। बट वेन ही वोक अप, जब वह जागा सुबह सवेरे, क्या किया? द शिप वॉज नो लॉन्गर टू बी सीन, नो लॉन्गर, कहीं नहीं दिखाई पड़ा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। यानी यह एक कहानी है सिंदबाद नामक आदमी का, जो बहुत जल्दी सेटल्ड लाइफ की ओर मुड़ गया। अपनी पहली समुद्री यात्रा के बाद बगदाद में घर बसाकर सेटल्ड लाइफ की ओर आ गया, लेकिन उसे सेटल्ड लाइफ नहीं पसंद हुआ, क्योंकि उसमें लेजीनेस था, आलस था। अब वो अपने व्यापारिक मित्रों के साथ फिर से सेकेंड ट्रिप जर्नी के लिए जाता है। और जब वह जाता है वहां, तो वहां जैसे ही पहुंचता है एक आइलैंड पर, वह ढका हुआ था बहुत सारे फलदार पौधों से, जहां सभी लोग इसके व्यापारिक मित्र आनंद कर रहे थे, अपने आप का मनोरंजन कर रहे थे। यह सिंदबाद बैठ गया, कुछ भोजन निकाला और करने लगा, और इतना भोजन बढ़िया से किया कि उसको नींद आ गई और वह सो गया। और जब वह सो गया, जब सुबह में उठा तो देखता है कि अब वहां पर कोई भी न शिप है न उसके मित्र हैं, यानी सब उसे छोड़कर चले गए। इसका मतलब जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया।
बात समझा? यह तुम्हारे लिए ही है। हर दिन 4 बजे सोने की जरूरत नहीं, जाग कर आने की जरूरत है। और अब इसका क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, बनाइए। ये सब हिंदी इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हिंदी हमसे नहीं बन रहा है तो आप बनाइए इसको। What did सिंदबाद डिसाइड? सिंदबाद ने क्या निर्णय लिया टू डू आफ्टर हिज फर्स्ट वॉयज? पहली समुद्री यात्रा के बाद उसने क्या निर्णय लिया? यही निर्णय लिया कि बगदाद में घर बसाएंगे, यही ना निर्णय लिया। तो पहला ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ वॉयज, वह समुद्री यात्रा पर जाने का निर्णय लिया ना होगा। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्यापार स्टार्ट करने का सोचा नहीं होगा, यानी ये नहीं। ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन एट बगदाद, वह अपना पूरा घर परिवार बसाना चाहता था, या निर्णय ले लिया घर परिवार बसाएंगे बगदाद में। यही तो है जी उत्तर, यानी 3 नंबर होगा। क्योंकि चौथा क्या कहता है? ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, आराम करने की तो कभी सोचा ही नहीं, वो तो उसको पसंद नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर आपके पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी? वाई डिड सिंदबाद गो ऑन अ सेकेंड वॉयज? दूसरी बार समुद्री यात्रा पर जाने की क्यों सोचा? क्योंकि उसे लेजीनेस नापसंद था, वह नहीं चाहता था आलस। तो यहां पर है हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू गो ऑन अ वॉयज, उसके दोस्त ने उससे कहा कि चल यार दूसरा बार, नहीं होगा। ही वॉज एगर टू गो ऑन मेनी वॉयज, उसको इच्छा था कि बहुत सारे हम समुद्री यात्रा पर जाएं। जब एगर था तो फिर वह कैसे घर बसाया? यानी ये गलत हो गया। ही वॉन्टेड टू सी मोर प्लेसेस, बहुत ज्यादा जगहों को देखना चाहता था, यह भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 4 नंबर। ही बिकेम टायर्ड ऑफ सेटल्ड लाइफ, वह व्यवस्थित जीवन से उब गया। एंड डिसलाइक्ड लेजीनेस, और वह आलस को डिसलाइक नापसंद करता था, यानी 19 का उत्तर 4 नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ सॉरी, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 20वां नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई देखिए, 20वां है, विथ हुम डिड सिंदबाद ज्वाइन? सिंदबाद किसके साथ गया समुद्री यात्रा पर? पहला है सिंदबाद ज्वाइन विथ हिज कजिन, चचेरा मचेरा भाई के साथ गया, नहीं होगा। ही ज्वाइन विथ सेलर, नाविकों के साथ शामिल होकर गया, कौन सा नाविक? ये भी नहीं होगा। ही ज्वाइंड विथ फ्रेंडली मर्चेंट्स, वे अपने व्यापारिक मित्र के साथ गया, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। ही ज्वाइंड विथ हिज नेबर्स, पड़ोसी के साथ, नेबर का मतलब पड़ोसी। है ना? तो ये आपका उत्तर बन गया 3 नंबर। तो मजा आया ना? हाँ, आपके लिए हर दिन मैं सोचता हूं कि कैसे और बेहतर हम करें। अगर आपका कोई सुझाव हो, मैं आदर करता हूं वैसे सुझाव का। आपके जो कमेंट आते हैं मैं उस पर लिखता हूं कि क्यों आपने ऐसा लिखा। धन्यवाद करता हूं उनका जो कमेंट करते हैं। हड़बड़ाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं। हर दिन 4 बजे आपके लिए आपका सेट एयरफोर्स का तैयार है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर करें। और आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।